हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रोटेक किंग इन्फो में। हमारे पास ये फ्रिज आया था रिपेयरिंग के लिए। इसका पीसीबी बोर्ड जो है वो मिसिंग है। हमने इसके सर्विस सेंटर पे भी ऑर्डर किया है, लेकिन उनके पास भी इसका पीसीबी बोर्ड अवेलेबल नहीं है। ये इसका मॉडल नंबर है GRB652। हमको इसका पीसीबी नहीं मिला तो हमने इसके पीसीबी बोर्ड की जगह पर टाइमर का यूज़ करके इसको ऑपरेट कराया है। पहले इसका टेम्परेचर सेंसर्स के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा था जो पीसीबी बोर्ड से कनेक्टेड थे। उसकी जगह पर हमने थर्मास्टेट का यूज़ किया है, तो हमको इसकी पूरी वायरिंग मॉडिफाई करनी पड़ी। लेकिन हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया क्योंकि जो इसका बेसिक वायरिंग डायग्राम है वो इस पर दिया हुआ है, तो हमको इसके वायर ट्रेस नहीं करने पड़े। तो हमने इसी वायरिंग डायग्राम को फॉलो करते हुए इसकी वायरिंग की है। ये डुअल डोर फ्रीज है डिफ्रोस्टिंग के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमको इसलिए पता चल गया था कि इसमें कंप्रेसर का वायर कौन सा है और डिफ्रोज हीटर का वायर कौन सा है और बायो मेटल स्विच का वायर कौन सा है और थर्मल फ्यूज़ का वायर कौन सा है। तो इसकी सहायता से हमें थोड़ा इजी हो गया वायरिंग करना। पहले ये सभी कंपोनेंट्स पीसीबी बोर्ड से कनेक्टेड थे, तो अभी हमने पीसीबी बोर्ड को रिप्लेस कर दिया एक टाइमर से और एक थर्मोस्टेट से। तो इस फ्रिज में जितने भी फंक्शन थे हमने उन सभी को ऑपरेट कराया है। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हमने थर्मोस्टेट लगा दिया है, और जो डिफ्रोस्टिंग के लिए और कंप्रेसर के लिए हमने एक टाइमर का यूज़ किया है, और डिफ्रोज हीटर के लिए हमने एक रिले लगाई है इस पर। बेसिकली रिले का यूज़ नहीं था इसमें, लेकिन जो हमारा बायो थर्मल स्विच है वो बहुत ही लो पावर का है, तो हमने उससे रिले को ऑपरेट कराया है और रिले से हमने डिफ्रोजिंग हीटर को ऑपरेट करा दिया है। इससे हमारा जो बायोमेटल स्विच है उस पर लोड नहीं पड़ेगा। ये हमने एक टाइमर लगाया है, जनरल टाइमर है, ये हर फ्रिज डुअल डोर फ्रिज में यूज़ होता है। और हमने एक ये इधर थर्मोस्टेट फिक्स कर दिया है। ये थर्मोस्टेट हमने ऊपर ही फिक्स कर दिया है, और इसका जो प्रोब है वो हमने होल मार के इसके जो फ्रीज वाला एरिया है उधर फिक्स कर दिया है, क्योंकि अंदर कोई भी स्पेस नहीं था थर्मोस्टेट फिक्स करने के लिए। तो हम आपको बताएंगे कि हमने इसकी वायरिंग कैसे की है एनिमेशन के थ्रू। तो पहले हम आपको सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग बताएंगे, उसके बाद हम आपको डबल डोर फ्रिज की वायरिंग के बारे में बताएंगे कि कैसे की जाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग डिफ़िकल्ट नहीं होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं होते। उसमें 3-4 कंपोनेंट्स ही होते हैं। पहला होता है कंप्रेसर, उसके बाद होता है थर्मोस्टेट, और एक लैंप लगा होता है, और लैंप को कंट्रोल करने के लिए लगा होता है डोर स्विच, जिससे हमारी लाइट ऑन ऑफ होती है। तो जो न्यूट्रल होता है वो तो कॉमन होता है, वो लाइट पर भी जाएगा, लाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और कंप्रेसर के साथ भी। उसका जो लाइन वाला वायर है वो स्विच पे जाएगा और थर्मोस्टेट पर, और स्विच के बाद जाएगा वो लाइट पर, और थर्मोस्टेट से जाएगा कंप्रेसर पर। तो अब हम आपको बताते हैं डबल डोर फ्रिज की वायरिंग के बारे में। डबल डोर फ्रिज की वायरिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि इसमें जो होते हैं कंपोनेंट थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसमें कंप्रेसर होता है, थर्मोस्टेट होता है, और कंप्रेसर को और डिफ्रोजिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए टाइमर लगा होता है, थर्मल फ्यूज़ होता है, और डिफ्रोजिंग हीटर लगा होता है, और डिफ्रोजिंग हीटर को कंट्रोल करने के लिए बायो थर्मल स्विच लगा होता है। उसके बाद एक एवोपरेटर फैन भी होता है, और लैंप होते हैं हमारे, और लैंप को कंट्रोल करने के लिए डोर स्विचेस लगे होते हैं। डबल डोर फ्रिज में 2 डोर स्विचेस लगे होते हैं, एक ऊपर वाले डोर के साथ कनेक्टेड होता है और एक नीचे वाले डोर के साथ। उसके बाद जो हमारा ग्राउंड वाला वायर होता है वो कनेक्ट हो जाता है ग्राउंड के साथ, और न्यूट्रल जो होता है वो कॉमन होता है, तो न्यूट्रल कंप्रेसर के साथ कनेक्ट होता है और लाइट के साथ और थर्मल फ्यूज़ के साथ। फिर थर्मल फ्यूज़ से होता हुआ जाता है वो डिफ्रोजिंग हीटर में और एवोपरेटर फैन में। उसके बाद जो फेज़ वाला वायर होता है वो डोर स्विचेस पर और थर्मोस्टेट के साथ कनेक्ट हो जाता है। थर्मोस्टेट से टाइमर के कॉमन वाले पॉइंट पर कनेक्ट होता है, पॉइंट नंबर 1 पर। उसके बाद टाइमर के पॉइंट नंबर 4 से कंप्रेसर के लिए और एवोपरेटर के फ़ैन पे कनेक्ट हो जाता है वायर। टाइमर के पॉइंट नंबर 2 से वायर जाता है बायो थर्मल स्विच पर, और बायो थर्मल स्विच से वायर जाता है डिफ्रोजिंग हीटर पर। उसके बाद बचता है हमारा टाइमर का पॉइंट नंबर 3, जो टाइमर की कॉइल का पॉइंट होता है, उसके उसको न्यूट्रल चाहिए होता है, तो वो डिफ्रोजिंग हीटर से होता हुआ न्यूट्रल जाता है टाइमर में। अभी हम आपको इसका फंक्शन समझाते हैं कि ये कैसे काम करता है।
बेसिकली टाइमर का काम होता है कंप्रेसर को ऑन करना और कंप्रेसर के 6 घंटे पूरे होने के बाद डिफ्रोजिंग हीटर को ऑन कराना। और डिफ्रोजिंग हीटर जब सारा आइस मेल्ट कर देता है उसके बाद उसके लिए एक टाइमिंग होती है 35 मिनट्स और 30 मिनट्स, वो रेस्ट टाइमिंग होती है। लेकिन कुछ लोग उसको समझते हैं कि वो डिफ्रोजिंग टाइमिंग है। बेसिकली वो डिफ्रोजिंग टाइमिंग नहीं होती है, वो रेस्ट टाइमिंग होती है। जो हमारा डिफ्रोज होने के बाद जो फ्रिज को रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि जो फ्रिज में हीटर ऑन होने के बाद काफ़ी हीट होती है, उसको कूल डाउन करने के लिए रेस्ट दिया जाता है फ्रिज को। वैसे ही जो टाइमर पे 6 घंटे लिखा हो वो 6 घंटे कंप्रेसर का रनिंग टाइम होता है। अगर हमारा थर्मोस्टेट कट ऑफ कर देगा तो वो टाइम उसमें काउंट नहीं होगा, सिर्फ कंप्रेसर का रनिंग टाइम ही काउंट होगा। और जो 30 मिनट्स होते हैं वो डिफ्रोजिंग के बाद रेस्टिंग की टाइमिंग होती है। लेकिन कुछ लोग उसको समझते हैं कि 30 मिनट सिर्फ हीटर चलेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हीटर को हमारे 15 मिनट चाहिए तो 15 मिनट ऑन रहेगा, अगर आधा घंटा चाहिए तो आधा घंटा ऑन रहेगा, और अगर 1 घंटा चाहिए तो 1 घंटा ऑन रहेगा। हीटर को स्विच कराने के लिए बायोमेटल स्विच लगा होता है। अगर फ्रिज के अंदर आइस होगी तब बायोमेटल हीटर को सप्लाई देगा, अगर फ्रिज के अंदर आइस नहीं होगी टाइमर कंटिन्यू चलता रहेगा। जो 30 सेकेंड है वो पूरे होने के बाद फिर से कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आप इस वायरिंग डायग्राम में देख सकते हैं कि जो न्यूट्रल है वो हीटर के थ्रू होता हुआ जा रहा है टाइमर पर, और जो फेज है वो बायो थर्मल स्विच से होता हुआ आ रहा है हीटर पर। तो जैसे ही हमारा टाइमर सप्लाई देगा बायो थर्मल स्विच को तो वो हीटर को ऑन कर देगा। जैसे ही हीटर में फेज आएगा तो हमारा हीटर ऑन हो जाएगा, और जो हीटर से न्यूट्रल जा रहा है टाइमर पर वो कट ऑफ हो जाएगा। तो टाइमर हमारा वहीं रुक जाएगा और हमारा हीटर ऑन हो जाएगा। तो जब तक हमारा हीटर सारी आइस को मेल्ट नहीं कर देगा तब तक टाइमर स्टार्ट नहीं होगा। तो जैसे ही हीटर सारी आइस को मेल्ट कर देगा और बायोथर्मल स्विच, और जैसे ही बायोथर्मल स्विच कट ऑफ हो जाएगा वैसे ही हमारा हीटर से होता हुआ न्यूट्रल फिर से टाइमर में चला जाएगा और टाइमर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और जब टाइमर स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से हमारे 30 मिनट्स स्टार्ट होंगे फ्रिज के रेस्ट के लिए, ताकि जो उसमें हीट है वो कूल डाउन हो जाए। क्योंकि जब हीटर चालू होता है तो एवोपरेटर जो होता है वो काफ़ी हीट हो जाता है, और अगर सडनली कंप्रेसर चल जाएगा तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वैसे ही हमारा जो कूलिंग वाला सिस्टम होता है वो थर्मोस्टेट से होता हुआ फेज आता है टाइमर के लिए कॉमन वाले पॉइंट पे। तो अगर हमारा कूलिंग मेंटेन हो जाता है फ्रीजर में तो थर्मोस्टेट कट ऑफ कर देगा, तो वो टाइमिंग काउंट नहीं होती है 6 आवर में। ठीक है, 6 आवर में सिर्फ कंप्रेसर की रनिंग टाइमिंग काउंट होती है। जो 30 मिनट होते हैं रेस्ट के लिए वो डिफ्रोजिंग होने के बाद रेस्ट टाइमिंग होती है। हमने काफ़ी सारे टेक्नीशियन से पूछा है तो उनका जवाब यही होता है कि 6 घंटे कंप्रेसर चलता है, उसके बाद 35 मिनट डिफ्रोजिंग हीटर चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब ये जो हमारे 6 आवर हैं ये 1 दिन में भी हो सकते हैं, 2 दिन में भी हो सकते हैं। ये कूलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे फ्रीज़र में हमने कितना सेट पॉइंट रखा है। अगर हमने ज़्यादा सेट पॉइंट रखा है तो कंप्रेसर ज़्यादा चलेगा, तो 1 दिन में 2 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं 6 आवर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।